हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने लेक्चर नंबर 7 को अच्छे से देखकर रिवाइज किया होगा। तो आज का हमारा टारगेट रहने वाला है लाइसोसोम्स। आज हम लाइसोसोम्स को पढ़ेंगे, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये 4 टॉपिक आज हमको कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम से। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो ईआर से जो वेसिकल्स फॉर्म होते हैं वो गोल्गी बॉडी से मॉडिफाइड होकर बाहर निकलते हैं। ये गोल्गी बॉडी देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये ईआर, यहाँ से वेसिकल, फिर यहाँ मॉडिफाइड होता हुआ गोल्गी बॉडी से मॉडिफाइड होता हुआ वेसिकल यहाँ पे आता है। तो उसके दो टारगेट होते हैं, ये सेल से बाहर जाएगा या सेल के अंदर ही रहेगा। अगर वो सेल के अंदर ही रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हमें लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम से। तो लाइसोसोम का फर्स्ट पॉइंट लिखें हम। जैसे लाइसोसोम होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है और वो वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, वेसिकल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हैं, वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो पॉइंट बनाकर लिखें, जैसे लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, बट कैसे होता है, वेसिकल में फॉर्म होता है। तो हम लिख सकते हैं वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है, वो कौन होता है, लाइसोसोम होता है। वो किससे फॉर्म होता है, हमने अभी देखा वो किससे फॉर्म हुआ, गोल्गी बॉडी की पैकेजिंग से। तो हम लिखें फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus की पैकेजिंग से लाइसोसोम बनता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो आइसोलेटेड जो लाइसोसोम का वेसिकल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखें पॉइंट बनाकर, जैसे आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल, आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल रिच, किसके अंदर रिच होता है, ऑल टाइप ऑफ, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होता है, ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलेज। जो हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो उससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। बट जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो ब्रेकडाउन का प्रोसेस होते हैं, वो फास्ट कर सकते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम किस पे वर्क करते हैं, एक्टिव किस पे होते हैं, एसिडिक पीएच पे। तो हम लिखें एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच। उसके बाद हम लिखें कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइपेजेस। क्या प्रेजेंट होता है, लाइपेज। तो हम लिखें लिपिड डाइजेशन के लिए प्रेजेंट होता है लाइपेज। उसके बाद हम लिखें, जैसे प्रोटीन डाइजेशन के लिए प्रोटीन डाइजेशन के लिए प्रेजेंट होता है प्रोटीएजेस। मेरे साथ रिपीट करें, प्रोटीएजेस। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेजेस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिखें हम, जैसे
न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिएजिस, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेशन करने के लिए न्यूक्लिएजिस। उसके बाद बस ये 4 ही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो हम लिखें, यहाँ पे ही लिख लेते हैं थोड़ा सा कि न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए न्यूक्लिएजिस। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसे। तो एक बार लाइसोसोम को और रिवाइज कर लें। लाइसोसोम कैसे बनता है? लाइसोसोम ईआर से वेसिकल फॉर्म होता हुआ गोल्गी बॉडी से पास होता हुआ मॉडिफाइड होता हुआ वो गोल्गी बॉडी से वो जो वेसिकल बनता है, वो वेसिकल अगर सेल के बाहर जाता है तो वो लाइसोसोम नहीं कहलाता है। अगर वो सेल के अंदर ही रहता है तो हम उसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और वेसिकल के फॉर्म में पाया जाता है। किसके थ्रू बनता है? गोल्गी बॉडी के पैकेजिंग से बनता है। आइसोलेटेड लाइसोसोम का जो वेसिकल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो ब्रेक करते हैं, वो लिपिड्स को डाइजेशन करते हैं, तो वो जो एंजाइम होता है वो लाइपेजेस प्रेजेंट होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएजेस प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेशन करने वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हमारा टारगेट है वेसिकल को पढ़ना। तो अब हम पढ़ेंगे वेसिकल। क्या पढ़ने वाले हैं हम? वैक्यूल्स। हमने लाइसोसोम पढ़ लिया, अब हमारा टारगेट है वैक्यूल्स को पढ़ने का। जो वैक्यूल्स होता है सेल के अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जैसे हम ये सेल बना दिया, उसके अंदर ये हमने बना लिया वैक्यूल। ये वैक्यूल बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। तो जो वैक्यूल बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अच्छे से ही छोटा सा बना लेते हैं। यहाँ पे हमने सेल बनाया, उसके अंदर हमने बनाया वैक्यूल्स बनाया। वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। और जो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जो वैक्यूल होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्लस सैक प्रेजेंट होता है। उसके बाद सैप प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अदर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम थोड़ा सा अच्छे से लिखें, जैसे जो वैक्यूल्स होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। उसकी कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वो क्या क्या उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम उसे नोट बनाकर अच्छे से लिखें, जैसे वैक्यूल्स कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। तो हम लिखें मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड है वैक्यूल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फाउंड इन साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो कंटेन हम लिखें, कंटेन क्या कंटेन करता है? जैसे हम लिखें वाटर, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लिखें सैप, उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद हम लिखें अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल।
नॉट यूजफुल फॉर द सेल। जो सेल के लिए मटेरियल यूजफुल नहीं है वो भी वैक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा वाटर प्रेजेंट होता है, सैप प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम लिखें जो वैक्यूल होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो हम लिखें वैक्यूल, वैक्यूल कैसा प्रेजेंट होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो हम लिखें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद जो वैक्यूल्स होता है वो प्लांट सेल के अंदर कितना सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 90% तक का वॉल्यूम प्लांट सेल में वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हम लिखें इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो सेल का 90% तक का वॉल्यूम है वो प्लांट सेल के अंदर कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद हम लिखें, जैसे यहाँ पे ये सेल है, उसके बाद ये वैक्यूल है। तो यहाँ से जो आयंस होते हैं, अदर मटेरियल्स होते हैं, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं। यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है, तो कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कम से ज़्यादा की ओर। जो आयंस या फिर अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन, इट मीन्स कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, ये टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है उससे फैसिलिटेट होकर जाते हैं, वैक्यूल के अंदर जाते हैं। तो हम लिखें टोनोप्लास्ट, जिसे हम वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो हम लिखें टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स number of ions and other materials against concentration gradient कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, बट वो जाते कहाँ जाते हैं, वैक्यूल के अंदर। तो हम लिखें इनटू द वैक्यूल। कहाँ जाते हैं, वैक्यूल के अंदर जाते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं हेंस द कंसंट्रेशन इज, जब कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर, इट मीन्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, तो जो वैक्यूल है उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाईली हो जाएगी। जो कंसंट्रेशन है वैक्यूल के अंदर वो कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम लिखें हेंस द कंसंट्रेशन is significantly higher in the vacuole। वैक्यूल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा, और इन द वैक्यूल कहाँ से हाई हो जाएगा, साइटोप्लाज्म से कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। कहाँ, वैक्यूल के अंदर। तो हम लिखें इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। उसके एक बार और हम समझ लें, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि वैक्यूल्स का होता है, वैक्यूल्स होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। क्या कंटेन करता है, वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं है। उसके बाद हमने देखा था वैक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो 90% तक का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमने देखा जो वैक्यूल होती है, जो वैक्यूल उसकी मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, वो किसको फैसिलिटेट करती है, आयंस को और मॉलिक्यूल्स या फिर मटेरियल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मीन्स जबकि साइटोप्लाज्म में उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है, वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा है, फिर भी वो कम से ज़्यादा की ओर मूव करते हैं, उसे हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कहाँ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, आयन वैक्यूल्स के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी साइटोप्लाज्म। अभी तक हमने इतना देखा है, आई होप आपको समझ आया होगा। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स number of ions in other materials against concentration gradients into the vacuole. Hence, the concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. जो साइटोप्लाज्म है उससे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी वैक्यूल के अंदर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे अमीबा होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो हम नेक्स्ट पेज पे ये अच्छे से लिखें। जैसे अमीबा होता है, हम लिखें अमीबा, हम लिखें अमीबा, अमीबा। अमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हम डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। वैक्यूल, अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है वैक्यूल, जो किसमें हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो हम लिखें ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का हम मीनिंग समझते हैं। जैसे ये अमीबा है, उसके अंदर ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, यहाँ से जैसे पानी एंटर हुआ, यहाँ से पानी एंटर हुआ, उसके बाद ये वैक्यूल के चारों ओर ने पानी ने प्रेशर क्रिएट किया। उसके बाद जो होता है वैक्यूल के अंदर पानी आ जाता है, जो पानी बाहर से आया था वो वैक्यूल के अंदर अब चला गया। उसके बाद वैक्यूल बर्स्ट हो जाता है और पानी यहाँ से निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब सबसे पहले पानी ने एंट्री की, उसके बाद प्रेशर क्रिएट किया, पानी अंदर चला गया, उसके बाद वैक्यूल बर्स्ट हो गई। आप आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। और एक्सक्रीशन, इट मीन्स कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे निकालना, तो हम क्या लिखते हैं, एक्सक्रीशन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट, हम लिखें प्रोटिस्टा होते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल। तो हम लिखें प्रोटिस्ट, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल। तो हम लिखें फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वो किस में हेल्प करता है, इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने में हेल्प करता है। तो हम लिखें इंगल्फिंग, इंगल्फिंग, इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने में हेल्प करता है, इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे हमने देखा यहाँ पे ये अमीबा है, प्रोटिस्टा दिया हुआ है, तो जैसे हम प्रोटिस्टा में अमीबा का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लें इन प्रोटिस्ट लाइक अमीबा, इन प्रोटिस्ट लाइक अमीबा, लाइक अमीबा। तो अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे फूड का मटेरियल प्रेजेंट है और ये अमीबा है, अब उसे फूड को इंगल्फ करना है, तो सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, उसके अराउंड स्यूडोपोडिया जैसा क्रिएट करेगा कुछ, जैसे यहाँ पे अमीबा ने किया। उसके बाद क्या हुआ, जो फूड पार्टिकल था वो अंदर आ गया। थोड़ा सा हम अमीबा का छोटा डायग्राम बनाएं तो अच्छे से हम पूरा हमारा डायग्राम यहाँ पे आ जाए, इसीलिए हम थोड़ा इसे छोटा बना देते हैं। जैसे हमने देखा कि जो प्रोटिस्ट होते हैं उसके अंदर फूड वैक्यूल पाया जाता है, वो फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटिस्टा में हमने अमीबा का ही एग्जाम्पल देख लिया। जैसे यहाँ पे
अमीबा प्रेजेंट है, यहाँ पे फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल जो हम पिंक कलर से बना रहे हैं, ये फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। अब वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा और स्यूडोपोडिया क्रिएट करेगा। तो ऐसे बन गया। उसके बाद फूड पार्टिकल अंदर आ गया, उसके बाद वो पूरा फूड पार्टिकल है वो अमीबा के अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया, फूड पार्टिकल अंदर आ गया और उसके चारों ओर कौन होते हैं, डाइजेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंजाइम्स प्रेजेंट है जो खाने को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने देखा ये अमीबा के अंदर वो डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, अमीबा के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, अब डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है। तो हम इसे लिख लें, अमीबा के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है। हम देखते हैं जैसे प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल पाया जाता है, हमने अमीबा का एग्जाम्पल लिया। जैसे फूड है तो उसे अंदर लेने की पूरी कोशिश करेगा, अंदर लेने के बाद जो एंजाइम होते हैं डाइजेशन के वो एक्ट करेंगे और जो फूड होता है फूड पार्टिकल को वो उसे डाइजेस्ट करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ना है अब हमें, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े उससे पहले हमें थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया देखना है। तो जैसे हम देख सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो उसकी जो दो मेम्ब्रेन है उसमें बाहर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद कहते हैं हम इनर मेम्ब्रेन जो इनसाइड प्रेजेंट होती है। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इट मीन्स दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। सिंगल क्यों यूज़ किया है कि नंबर में एक ही है, तो यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो ये इनर मेम्ब्रेन है उसकी जो इनफोल्डिंग दिख रही है आपको उसे हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं, क्रिस्टे। उसके बाद ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनसाइड वाला स्पेस होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इनर कंपार्टमेंट होता है। वो कैसा होता है, डेंस होता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, होमोजीनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला स्पेस होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो इनर कंपार्टमेंट बनाता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डेंस होमोजीनस सब्सटेंस, डेंस होमोजीनस सब्सटेंस। आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट लिखते हैं। सबसे बाहर है आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हम पॉइंट बनाकर सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल होता है तो हम उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। क्या कहते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रियन। अगर सिंगल होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। उसके बाद वो हम देखें वो कहाँ विजिबल होता है, विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हम लिखें विजिबल इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर वो विजिबल होता है। उसके बाद वो क्या होता है, स्पेसिफिकली स्टेन्ड होता है, स्पेसिफिकली स्टेन्ड, स्पेसिफिकली स्टेन करके उसे माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं, स्पेसिफिकली स्टेन्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल है, जैसे ये सेल है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी सेल के अंदर उसका नंबर सेम नहीं होता है। जिस सेल के अंदर हम जैसे देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जिस सेल के अंदर काम ज़्यादा होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, और जिसके अंदर काम कम होता है तो जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। तो हम लिखें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, number of mitochondria per cell is variable
जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो वेरिएबल होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो हम लिखें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। किसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है? सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। उसके बाद हम लिखें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका शेप और साइज वेरी करता है। तो हम लिखें माइटोकॉन्ड्रिया शेप एंड साइज। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका शेप और साइज कैसा होता है? हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? उसका शेप और साइज क्या दिखाई पड़ता है? वेरिएबिलिटी उसमें हमें दिखाई पड़ता है। इट मीन्स वो वेरिएबल दिखाई पड़ता है। जो शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कैसा होता है? शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? ये होता है स्क्वेसेज। क्या होता है? सॉसेज जैसा होता है। सॉसेज जैसा होता है। तो हम थोड़ा अच्छे से लिखें, सॉसेज जैसा होता है, या फिर हम उसे सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं। सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल होता है। सॉसेज इट मीन्स ऐसा होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डायामीटर और लेंथ हम देख लें तो यहाँ पे हम डायग्राम में भी उसे थोड़ा मेंशन कर देते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो हम देखते हैं ना, जो लेंथ होता है वो लेंथ कितना होता है? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर जितना होता है। तो हम लिखें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ होता है वो कितना होता है? 1 से, थोड़ा हम उसे पेन से ही लिख लेते हैं, ये अच्छा नहीं रहेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डायामीटर कितना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर होता है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का। 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का उसका डायामीटर होता है। एवरेज हम कितना लिख सकते हैं? एवरेज हम लिख सकते हैं 0.5 माइक्रोमीटर। जो डायामीटर होता है, जैसे हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाया तो जो उसका ये डायामीटर होता है वो 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का होता है, जिसे हम एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक का होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा हम किसे लेंथ और किसे डायामीटर कहते हैं। तो हम नोट बनाकर लिख लें। तो वाइट पेन से लिखें थोड़ा। एवरेज उसका डायामीटर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायामीटर होता है, ये तो हमने लिखा ही नहीं, डायामीटर देखा है हमने। क्या देखा है? डायामीटर कितना होता है? 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का होता है, जिसे हम एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेंथ। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका लेंथ कितना होता है? 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक का होता है। 1 से लेकर कितना होता है? 4.1 माइक्रोमीटर तक का होता है। उसके बाद हम देखें जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हमने यहाँ पे देखा था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो वही हम लिख लें, जैसे डायग्राम के थ्रू ही हमें लिखना है पॉइंट। तो हम लिखें जैसे ईच माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी डबल मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो हम लिखें आउटर मेम्ब्रेन। और दूसरी कौन सी प्रेजेंट होती है? इनर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है वो ल्यूमेन को 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। उसका मीनिंग हम समझ लें।
जैसे आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूस लिमिटिंग फॉर्म करती है किसकी, ऑर्गेनेल की। तो हम लिखें पॉइंट बनाकर, जैसे आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं किसको, डिवाइडिंग ल्यूमेंस इंटू टू, ल्यूमेंस इंटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, टू एक्वस कंपार्टमेंट। दो एक्वस कंपार्टमेंट में कौन डिवाइड करता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जैसे आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं, जैसे आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, और दूसरा होता है इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो ल्यूमेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। उसके बाद हम लिखें द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन हम येलो कलर की हमने यहाँ पे दिखाई है। तो हम लिखें आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन forms the continuous limiting boundary of the organelle, limiting boundary of the organelle। क्या बनाती है, लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है किसकी, ऑर्गेनेल की। जैसे यहाँ पे हम समझ लें, जैसे यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, ये आउटर मेम्ब्रेन येलो कलर का वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअस बाउंड्रीज फॉर्म करता है। क्या करता है, कंटिन्यूअस बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। ये जो होता है ना येलो कलर का हमने दिखाया है आउटर मेम्ब्रेन, वो बाउंड्री क्रिएट करता है। इट मीन्स वो सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करता है। जो सेल है उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये ऑर्गेनेल की बाउंड्री हो गई। क्या हो गई, ये ऑर्गेनेल की बाउंड्री। उसके बाद हम देखते हैं कि आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट के अंदर ये कौन सा कंपार्टमेंट है, ये वाला इनर कंपार्टमेंट है, और ये वाला आउटर कंपार्टमेंट है। तो उसे हम थोड़ा अच्छे से देखें, पहले हाइलाइटर हम मिटा देते हैं। ये इनर कंपार्टमेंट है, ये आउटर कंपार्टमेंट है। तो उन दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। जो ल्यूमेन होता है उसे दो पार्ट में कौन डिवाइड करता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो ल्यूमेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ल्यूमेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, जो आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम नोट करके लिखें, जैसे इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या फॉर्म करती है, जो आउटर मेम्ब्रेन थे उन्होंने तो ऑर्गेनेल की बाउंड्रीज फॉर्म की, इट मीन्स सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को अलग किया। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग करती है, क्या करती है, इनफोल्डिंग कोज्ड, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग कोज्ड, इनफोल्डिंग। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग होते हैं, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। उसकी सिंगुलर को हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टा भी कह सकते हैं। आई होप आपको यहाँ दिखाई पड़ता होगा। जैसे ये हैं पिंक कलर के हमने बनाए हैं, ये पिंक कलर के हमने बनाए हैं। यहाँ पे हमने बताया है, क्या बताया है, क्रिस्टी। क्या है ये, क्रिस्टी है, जिसे सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा भी कह सकते हैं। तो हम पॉइंट लिखें, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग कोज करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। और जिसे सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर को हम कहते हैं
क्रिस्टा, क्या कहते हैं, क्रिस्टा। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग कोज करती है, हमने देखा। वो कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स के साइड होता है, तो हम लिखें टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। जो इनफोल्डिंग होती है वो कहाँ होती है, क्रिस्टी कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स के टुवर्ड्स होते हैं, तो हम लिखें टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। उसके बाद क्रिस्टी क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जैसे ये मेम्ब्रेन ऐसे होती तो उसका सरफेस एरिया इतना होता, अगर वो ही मेम्ब्रेन ऐसे हो जाए, जैसे हम ऐसे करके ऐसे हो जाए, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना। तो क्रिस्टी क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, तो हम लिखें क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया। तो हम लिखें क्रिस्टी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। किसको इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हम लिखें जो टू मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, हमने देखा यहाँ पे, हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन ये इनर मेम्ब्रेन हमने देखा। तो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है उसके पास क्या होता है, खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के लिए एसोसिएटेड होते हैं। तो हम लिखें टू मेम्ब्रेन, हम लिखें टू मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन है, उन दो मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, ऑन स्पेसिफिक एंजाइम्स, ऑन स्पेसिफिक एंजाइम्स क्या लगा होता है, स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसका साइट है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। वो हम नेक्स्ट जो आएगा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, हम उसमें पढ़ने वाले हैं अच्छे से इन डिटेल, हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो हम लिखते हैं जैसे यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ, किसका साइट है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो हम लिखें साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। उसके बाद हम लिखें वो क्या करता है, सेल्यूलर एनर्जी करता है, सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एटीपी बोलते हैं। वो पूरा प्रोसेस हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ दो नोट ही करने हैं हमें। तो यहाँ पे हम लिखें प्रोड्यूस, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी, सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में फॉर्म करता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। हम क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सेल्यूलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म में, इसीलिए हम उसे कहते हैं सेल का पावर हाउस। उसके बाद हमने देखा था जो मैट्रिक्स देखा था हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स देखा था, ये मैट्रिक्स हमने देखा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के बारे में हमें नोट करना है। तो हम लिखें जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, सबसे पहले हमने देखा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिर आरएनए के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, आरएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, आरएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स, जो हमने यहाँ पे दिखाया है राइबोसोम्स। वो कैसे होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं। उसके बाद वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो कंपोनेंट हमें रिक्वायर है वो कंपोनेंट भी मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हम नोट पॉइंट बनाकर लिखें, जैसे मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स के अंदर पॉजेस
सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स वो कैसे होते हैं, 70S होते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर हो। तो हम लिखें कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड for the synthesis of proteins। वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, रिपीट करें, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम्स वो कैसा होता है, 70 होता है। उसके बाद वो कंपोनेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो कंपोनेंट भी मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम लिखें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसे डिवाइड करता है, तो हम पॉइंट बनाकर लिखें। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसे डिवाइड करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसे डिवाइड करता है, तो पेन ले लें थोड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे डिवाइड करते हैं, फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। जैसा हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा था, कैसे डिवाइड करते हैं, फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिजन के थ्रू। थोड़ा अच्छे से लिख लें, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स थ्रू फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करते हैं, फिजन से डिवाइड करते हैं। एक बार और हम माइटोकॉन्ड्रिया पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, सिंगल को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। वो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होता है, स्पेसिफिकली स्टेन करना पड़ता है हम उसे। जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जिस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी उसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, जिसके अंदर कम होगी उसके अंदर कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। उसके बाद हमने देखा था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका शेप और साइज़ ऑब्जर्व करने पर हमें देखा कि उसके शेप और साइज़ के अंदर वेरिएबिलिटी होती है। उसका शेप होता है सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल, जैसे इस तरफ का होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका लेंथ होता है डायामीटर होता है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का। उसका एवरेज डायामीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ देखा तो वो 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक का होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है वो किसको किस में डिवाइड करती है, जो ल्यूमन होता है उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है वो डिवाइडिंग, ये ल्यूमेंस लिखा है, डिवाइडिंग ल्यूमेंस इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करती है, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या फॉर्म करती है, लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म करती है ऑर्गेनेल की। इट मीन्स वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको सेल से अलग दिखाने के लिए जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बाउंड्रीज ड्रॉ करती है। उसके बाद हमने देखा था जैसे इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग होती है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। वो जो मैट्रिक्स की साइड होते हैं जिस सिंगल को हम कहते हैं क्रिस्टा, वो क्या, जो क्रिस्टे होते हैं वो क्या इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। जो टू मेम्ब्रेन होती है उसके पास खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो किसके साथ एसोसिएशन में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ।
उसके बाद हमने देखा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। किसका साइट है? एरोबिक रेस्पिरेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल्यूलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फिजन के थ्रू डिवाइड करता है। जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम्स जो 70S होता है, और जो कंपोनेंट्स जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं प्लास्टिड्स टॉपिक के ऊपर। तो प्लास्टिड्स स्टार्ट करें। प्लास्टिड्स, जो प्लास्टिड होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और यूग्लिनॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखें प्लास्टिड्स, थोड़ा पॉइंट उसका पतला कर लें। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स 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 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखें फाउंड इन all plants and euglenoids, found in all plants and euglenoids. Plants and euglenoids. जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर और यूग्लिनॉइड के अंदर। वो इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि उनका साइज कैसा होता है? थोड़ा सा लार्ज होता है। तो हम लिखें इजीली ऑब्जर्व्ड क्यों इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर? क्योंकि उनका साइज़ कैसा होता है? लार्ज होता है उनका साइज़। उसके बाद हम देखते हैं जो प्लास्टिड्स होते हैं उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, वो क्या कंटेन करते हैं? तो हम लिखें बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इम्पार्टिंग, क्या इम्पार्ट करते हैं? इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर, क्या देते हैं? स्पेसिफिक कलर्स। किसे स्पेसिफिक कलर्स देते हैं? टू दी प्लांट्स, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट के अंदर प्रेजेंट है और यूग्लिनॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यूग्लिनॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेरे साथ रिपीट करें, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर और यूग्लिनॉइड्स के अंदर। वो इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं क्योंकि उनका साइज़ लार्ज होता है तो हम उसे माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? सम स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक कलर देते हैं किसको? प्लांट को, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो स्पेसिफिक कलर देते हैं प्लांट को। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद हम प्लास्टिड्स का नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। जैसे प्लास्टिड्स होते हैं, एनसीईआरटी ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम लिखें प्लास्टिड्स 3 कौन से पार्ट में डिवाइड किया है? सबसे पहले डिवाइड किया है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। जो प्लास्टिड होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। उनको प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइड किया गया है। उसका जो डिवाइड किया तो उसका बेसिस क्या था? टाइप ऑफ पिगमेंट। क्या बेसिस था? टाइप ऑफ पिगमेंट। क्या बेसिस था? टाइप ऑफ पिगमेंट। कौन कौन से उनके अंदर पिगमेंट लगे हुए होते हैं?
जैसे क्लोरोप्लास्ट तो हमने देखा है ऐसा होता है। ये हमने किसका डायग्राम बनाया? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बन गया। उसके बाद हम क्रोमोप्लास्ट बनाए, जैसे ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये क्रोमोप्लास्ट बन गया। उसके बाद हम ल्यूकोप्लास्ट बनाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बना लिया हमने। अब हम एक एक करके सबका लिखेंगे फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल और केरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, क्लोरोप्लास्ट कंटेन, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हम लिखें रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है और क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। दो पिगमेंट होते हैं वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करना है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम देखने वाले हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या देखने वाले हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो लिखें हम क्रोमोप्लास्ट हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखें हम क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? कैरोटिनॉइड पिगमेंट। तो हम लिखें कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कैसे होता है? उसके बाद कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है लाइक कैरोटीन ज़ैंथोफिल, कैरोटीन ज़ैंथोफिल एंड अदर। कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और अदर। वो कैसे होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हम लिखें फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हम लिखें फैट सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? कलर देते हैं, गिव कलर। कौन कौन से कलर देते हैं? येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे कलर देते हैं। किसको कलर देते हैं? गिव कलर। किसे देते हैं? पार्ट ऑफ प्लांट। जो प्लांट के पार्ट होते हैं उसे वो कलर देते हैं। जैसे कौन कौन से कलर होते हैं? जैसे लाइक येलो कलर होता है। उसके बाद होता है ऑरेंज। उसके बाद होता है रेड। ऑरेंज अच्छे से लिख लें, ऑरेंज उसके बाद रेड कलर। ये कलर कौन देता है? ये कलर देते हैं पिगमेंट, जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और अदर जैसे पिगमेंट होते हैं वो कलर देते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे कलर देते हैं। तो हम रिवाइज कर लें एक बार, क्रोमोप्लास्ट कैसे होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीन पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और अदर। जो क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं और कलर देते हैं प्लांट के पार्ट को, जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड, एक्सेट्रा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड्स होता है। ये क्रोमोप्लास्ट हमने देखा वो प्लास्टिड का ही एक टाइप था। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं
ल्यूकोप्लास्ट क्या देखने वाले हैं? ल्यूकोप्लास्ट हम क्या देखने वाले हैं? ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है। तो हम लिखें कलरलेस प्लास्टिड्स, कलरलेस प्लास्टिड्स। वो किसमें वेरी करता है? वेरीड शेप एंड साइज विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। शेप एंड साइज के अंदर वेरी करता है विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। हम देखते हैं जैसे ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, शेप एंड साइज में वेरी करता है और स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। जैसे हम देखते हैं अमाइलोप्लास्ट होता है वो किसे स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। हम लिखें अमाइलोप्लास्ट किसे स्टोर करता है? स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट किसे स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है अमाइलोप्लास्ट। उसके बाद हम लिखते हैं एलाइलोप्लास्ट। क्या लिखते हैं? एलाइलोप्लास्ट। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टोर क्या करता है? स्टोर करते हैं ऑयल्स एंड फैट्स। उसके बाद हमने देखना है जैसे लास्ट वाला होता है एल्यूलोप्लास्ट। वो क्या स्टोर करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। प्रोटीन्स। एक बार रिवाइज कर लें। जैसे जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसके अंदर कलरलेस प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, वो वेरी करता है शेप एंड साइज के अंदर विथ स्टोर न्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। जैसे अमाइलोप्लास्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है जैसे पोटैटो। एलाइलोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल और फैट को। उसके बाद जो एल्यूरोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। तो हमारा यहाँ पे प्लास्टिड वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी का रिवाइज कर ले हम। जैसे लाइसोसोम, these are membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging of the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes, hydrolase, lipase, protease, carbohydrates, optimally active at the acidic pH. These enzymes are capable to digestion of carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. I hope मैंने each and every point of NCERT कवर किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे वैक्यूल्स। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर, सैप, excretory products and the other materials not useful for the cell. The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. In plant cell, the vacuole can occupy 90% of the volume of the cell. In plants, tonoplast facilitate the transport of a membrane of ions and other material against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. In amoeba, contractile vacuole is important for excretion in many cells. In protist, food vacuole are found by engulfing the food particles. उसके बाद हम देखते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सिंगल को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, स्पेशली स्टेन्ड, आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब हम उसे स्टेन करते हैं तभी हम उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जब हम उसे स्टेन नहीं करते तो हम उसे माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। टिपिकली इट इज sausage shaped or cylindrical, having diameter 0.2 to 1 micrometer, average 0.5 micrometer and length 1 to 4.1 micrometer. Each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, the outer compartment in the inner compartment. The inner compartment it is called matrix and the outer membrane form the continuous limiting boundary of the organelle.
द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टा। सिंगल को क्या कहते हैं हम? प्लूरल को हम कहते हैं क्रिस्टे, सिंगुलर को हम कहते हैं क्रिस्टा। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स द क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell. Matrix also single circular DNA molecule, a few RNA molecule, ribosomes and component required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। यहाँ पे दिखाया है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टा और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ये किसका स्ट्रक्चर है? माइटोकॉन्ड्रिया का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है। उसके बाद प्लास्टिड्स हम देखते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं। इजीली ऑब्जर्व होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर क्योंकि उनका साइज लार्ज होता है। बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट लगे हुए होते हैं। इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर ऑफ द प्लांट्स, जो क्या करते हैं? प्लांट को कलर देते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, कौन कौन से पिगमेंट लगे हुए हैं उसके बेसिस पे प्लास्टिड को हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइड किया। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट कंटेन करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फंक्शन फोटोसिंथेसिस में, जो हेल्प करती है लाइट, उसे ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट soluble carotenoid pigment like carotene, xanthophyll and other are present. These gives the part of the plant yellow, orange and red color. The leucoplasts are the colorless plastids of varied shape and size with store nutrients. Amyloplasts store carbohydrate, starch, example potato. Alloplast store oils and fats, whereas the alluroplast store proteins. आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।